नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो हमारा यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य यही है, चरित्र निर्माण करना। दूसरा है निर्माण की प्राप्ति करना। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक विकास करना। ठीक है। उसके बाद में चौथा हमारा उद्देश्य यहाँ पर दिया हुआ है, व्यावहारिक व व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये चार उद्देश्य हैं, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है बौद्धकालीन शिक्षा के गुण और दोष का उल्लेख कीजिए। तो गुण और दोष दोनों चीज़ें पूछ रहा है, गुण और दोष। तो पहले हम गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और विशेषताएं पूछे तब भी यही लिख सकते हैं। गुण और विशेषताएं दोनों का मतलब एक ही होता है खासकर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे दिया है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित थे। तो पहला गुण कौन सा है कि शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। किस काल की बात कर रहे हैं? बौद्ध काल की। बौद्ध काल की जो शिक्षा थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद है, एक मठ में अनेक शिष्य समूह के रूप में रहते थे, यानी कि ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में रहते थे और वहीं अध्ययन करते थे, यानी कि पढ़ते थे। उसके बाद है, शिक्षक और शिष्य के बीच गहरा संबंध रहता था। ठीक है। शिष्य और गुरु के बीच संबंध कैसा था? बहुत ही गहरा, यानी कि पिता पुत्र की तरह। उसके बाद में है, बालक को कठोर नियमों में रखकर उन्हें बाह्य तथा आंतरिक दोनों पहलुओं में अनुशासित किया जाता था, कि अनुशासन पर ज़्यादा बल दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद है, बौद्ध शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही ग्रस्त लोग भी संयम से रहते थे, संयम में रहते थे या संयम से रहते थे। उसके बाद है, दोष पूछ रहा था हमसे ना, बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। तो निम्नलिखित दोष हैं, है ना। तो पहला यहाँ पे दोष नंबर 1, बौद्धकालीन शिक्षा में भी धर्म का बोलबाला था, यानी कि धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था बौद्ध, और इसीलिए भौतिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया गया, है ना। कला और कौशल को शिक्षा में कोई स्थान नहीं मिला, कला के लिए शिक्षा में कोई स्थान नहीं मिला, इसीलिए उसका क्या हो गया? पतन हो गया। कालांतर में जब मठों में स्त्रियों को प्रवेश करने लगा, जब स्त्रियां प्रवेश करने लगीं, ठीक है, तो क्या हुआ? मठ धीरे धीरे व्यभिचार के अड्डे बन गए। किसके अड्डे बन गए? व्यभिचार के। ठीक है। मठ धीरे धीरे व्यभिचार के अड्डे बनने लग गए। ठीक है। व्यभिचार का मतलब होता है कि जो है, जब स्त्रियां मठ में प्रवेश करने लग गईं तो जो पुरुष है ना, तो पराई स्त्रियों के साथ मतलब उनका अवैध संबंध बन गया। ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ? तो वो व्यभिचार के अड्डे बन गए। ठीक है। पराए मर्दों का पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनना व्यभिचार कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है, सैनिक शिक्षा की व्यवस्था का भी कोई प्रश्न नहीं था। सैनिक शिक्षा की व्यवस्था कोई प्रश्न ही नहीं था वहाँ पर, क्योंकि इस धर्म का मूल मंत्र क्या था? अहिंसा था। ठीक है। उसके बाद स्त्री शिक्षा का भी प्रसार नहीं हुआ, बल्कि उनकी दशा और भी हीन होती चली गई, है ना। तो स्त्री शिक्षा पर बल नहीं दिया गया। उसके बाद वैदिक एवं बौद्ध काल की शिक्षा की तुलना कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखते हैं, वैदिक शिक्षा का अनुकरण करके ही बौद्ध शिक्षा का संगठन किया गया है। उसके बाद, अतः दोनों प्रणालियों में समानताएं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोनों में समानता थी, दोनों एक जैसी थी। और कौन कौन सी समानता थी? समानता के विवरण जो है निम्न प्रकार है। दोनों प्रणालियों में शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। दोनों प्रणालियों में शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, यानी कि पढ़ाने का जो तरीका था वो कैसा था? मौखिक था, यानी कि रटना पड़ता था। ठीक है। लिखित में नहीं होता था कुछ भी। दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एकदम एक रूपता थी, यानी कि दोनों की जो दिनचर्या थी छात्रों की एक जैसी थी। कौन कौन शिक्षा की बात कर रहे हैं हम? वैदिक और बौद्ध काल की जो शिक्षा थी वो लगभग एक जैसी, एक रूप की थी। उसके बाद दोनों प्रणालियों में धार्मिक और नैतिक जीवन की प्रमुखता थी। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा, दोनों प्रणालियों में शारीरिक दंड वर्जित था, यानी कि शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। जैसे कि डंडे से पीटा नहीं जाता था, ना ही दो टीचर जो है छात्र को मतलब लाठी डंडे से पीटता था, ना ही थप्पड़ मार सकता था, मतलब शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। ठीक है। दोनों प्रणालियों में शिक्षा भोजन, यहाँ पे भोजन है तो शिक्षा भोजन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था थी। दोनों प्रणालियों में शिक्षा और भोजन
ये सब कुछ फ्री में मिलते थे। उसके बाद दोनों प्रणालियों में गुरु शिष्य संबंध पवित्र और स्नेहपूर्ण थे। उसके बाद अगला है हमारा, दोनों प्रणालियों में छात्रों को अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? छात्र जो है पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, है ना। जैसे कि वैदिक शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, बौद्ध शिक्षा की बात कर रहे हैं। दोनों शिक्षा में क्या मतलब, दोनों प्रणालियों में क्या समानता थी? जो छात्रों के लिए भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, भाई पड़ोस के गांव में जाओ और वहाँ से भिक्षा मांग करके लाओ। ठीक है, आगे क्या है, दोनों प्रणालियों में शिक्षा आरंभ करने की आयु और अध्ययन की अवधि निर्धारित थी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, दोनों प्रणालियों में सदाचार, सरल जीवन और उच्च विचारों पर बल दिया जाता था। यहाँ पे बल है, बल दिया जाता था। ठीक है, तो दोनों प्रणालियों में क्या किया जाता था? सरल जीवन और उच्च विचारों पर जोर दिया जाता था या बल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा चौथा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। हम बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं एवं प्रमुख शिक्षा केंद्रों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें, भारत सिंह लेक्चर्स जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हमने 95 क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अगर आप 95% लाने का आपका सपना है ना, तो करना कुछ नहीं है, भारत सिंह लेक्चर्स जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस ऐप को आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से 95 क्वेश्चन आप कवर कर लें, तैयार कर लें। ठीक है, आपके पास परीक्षा में एक दिन भी बच रहा है तब भी क्या कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चनों को 3-4 बार पढ़ लें। ठीक है, तो मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको 95% अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बोर्ड 7 प्रकार का पेपर निर्धारित करता है, यानी कि बनाता है। 7 सेट में से आपके पास कोई सा भी सेट आ जाएगा तब भी आपका पेपर जो है 95 के आसपास सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, वहाँ पर हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही कवर किए हैं। ठीक है, तो ये 95 क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, भारत सिंह जो ऐप है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप जो बेकार के फालतू के प्रश्न हैं ना, उन्हें पढ़ने से बच सकते हैं। आपका समय जो है सही जगह लग जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। एप्लीकेशन जो है जिसका नाम है भारत सिंह लेक्चर्स। ठीक है, और कम्युनिटी पर पोस्ट पर भी डाला है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लें। ठीक है, सीधे कोर्स भी पहुँच जाएंगे। तो कोर्स का हमने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारा बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। पहली विशेषता है उपजा संस्कार। क्या होता है ये? दैनिक वैदिक शिक्षा प्रणाली के उपनयन संस्कार की ही तरह बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में उपजा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता है। कितने वर्ष की? 8 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, और इस संस्कार के बाद बालक श्रवण बनकर बौद्ध मठ में प्रवेश करता था, यानी कि बौद्ध मठ में जाने का ये रास्ता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है विद्या आरंभ करने की आयु। तो 8 वर्ष निर्धारित करी गई है भाई, बौद्ध मठ में 8 वर्ष की आयु में ही शिक्षण संस्था में प्रवेश करते थे जो छात्र थे, और वहाँ रहकर 12 वर्ष, यहाँ 12 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करते थे। यहाँ पे ये बाई मिस्टेक मतलब नोट हो गया, तो बस इतना ही है। वहाँ रह कर के 12 वर्ष तक क्या करते थे? विद्या का अध्ययन करते थे, विद्या प्राप्त करते थे। उसके बाद है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार संघ में 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद 20 वर्ष की आयु होने पर उपसंपदा संस्कार होता था। इसके बाद व्यक्ति भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी होता था, यानी कि भिक्षु के रूप में वो दूसरे बच्चों को सिखाने लगता, पढ़ाने लगता है ना, तो भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी होता था 20 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा शुल्क। तो शिक्षा तो वैसे प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, यानी कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थी से रहने और खाने का खर्चा लिया जाता था, और गरीब और योग्य विद्यार्थी जो थे धन के स्थान पर अपनी सेवाएं संघ को दे सकते थे, उनसे कुछ काम काज करवा लिया जाता था। अगर जो गरीब बच्चे हैं और पढ़ने में होशियार भी हैं तो उनसे पैसे नहीं लिए जाते थे। उसके बाद अनुशासन। तो अनुशासन पर तो भाई बहुत ही ज़्यादा बल दिया जाता था, है ना। संघ के कठोर नियम थे और अनुशासन पर बहुत यहाँ पे बल दिया जाता था।
नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान था। उसके बाद गुरु शिष्य संबंध, तो गुरु शिष्य संबंध तो भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु और शिष्य के संबंध पिता पुत्र की तरह होते थे, यानी कि बहुत अच्छे विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे। ठीक है, उसके बाद दो मतलब देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र पूछ रहा है हमसे, यानी कुछ केंद्र भी बताइए कौन कौन से केंद्र हैं बौद्धकालीन शिक्षा के। तो पहला तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो हमारे यहाँ पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय 450 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक रहा, ये वही बिहार में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये भी इस काल का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ चिकित्सा एवं सैन्य विज्ञान की शिक्षा का विशेष प्रबंध था। उसके बाद है वल्लभी विश्वविद्यालय, तो ये 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा आ जाता विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी और इसमें 108 शिक्षक और 300 विद्यार्थी थे। मिथिला विश्वविद्यालय ब्राह्मण काल से बौद्ध काल तक अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा। उसके बाद नदिया विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना राजा लक्ष्मण सेन द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप कंप्लीट कोर्स करने के लिए ज्वाइन करने के लिए आपको भारत सिंह जो लेक्चर्स ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर हमने 95% बताए हुए हैं। अगर इन्हें आप पढ़ लेते हैं तो 95% लाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आपको अभी जाना है भारत सिंह लेक्चर्स ऐप पर और वहाँ डाउनलोड करके ये 95 क्वेश्चन है ना, उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देर किस बात की, अभी जा कर के भारत सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन से मतलब तैयारी करें बिंदास तरीके से। ठीक है, आपकी परीक्षा में भले एक दिन ही बच रहा है ना, फिर भी आप इन क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेते हैं ना, तब भी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तब भी आप मतलब 90 या 95 या 85 ला पाएंगे अगर आपके लिए पढ़ने के लिए समय कम है, एक दिन है फिर भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें।